चलो आज आप लोगों का इसमें डी एंड एफ ब्लॉक एलिमेंट्स का हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की स्टेबिलिटी को समझते हैं। ठीक है, ट्रेंड आज देखेंगे हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स पे। हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का मतलब है आज +2 से लेकर के आपको पता है कि मैंगनीज पे हम लोगों को +7 भी देखने को मिलती है। अभी जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स का जो ट्रेंड रहता है फर्स्ट सीरीज, सेकंड सीरीज और थर्ड सीरीज दोनों में ही रहेगा, लेकिन हम लोगों को जिस चीज पर मेन फोकस रखना है वो है आपके पास फर्स्ट सीरीज वाला। तो देखते हैं आज हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स में आप लोगों को किस तरीके से समझाया जाएगा और क्या क्या चीजें हम लोगों को यहाँ पर पढ़नी है। देखो अपने पास जो मेटल फ्लोराइड्स होते हैं और वैसे ही दूसरे होते हैं अपने पास मेटल ऑक्साइड्स। जितने भी मेटल्स अपने पास हैं वो कुछ और बनाए ना बनाए, लेकिन मेटल फ्लोराइड्स और मेटल ऑक्साइड जरूर बनाएंगे। फ्लोराइड का मतलब है मेटल हैलाइड्स हो रहे हैं यहाँ पर। ठीक है, स्पेशली बात हम लोग किस चीज की कर रहे हैं यहाँ पर, हैलाइड्स की। फ्लोराइड्स मींस मेटल हैलाइड्स। और वैसी जो दूसरी चीज हमें सबसे ज्यादा नोन होती है वो क्या रहती है अपने पास, मेटल ऑक्साइड्स रहते हैं। ठीक है, मेटल हैलाइड्स भी और मेटल ऑक्साइड्स भी। तो आज हम लोगों को इसी के बारे में पढ़ना है, जो कि रहेगा मेटल फ्लोराइड्स पे स्पेशली हम लोगों का फोकस, और दूसरी चीज रहेगी यहाँ पर मेटल ऑक्साइड्स। ठीक है, चलो सबसे पहले बात कर लेते हैं यहाँ पर मेटल हैलाइड्स की। पहले जरा मेटल हैलाइड्स के ट्रेंड को समझते हैं। देखो जब भी आपके पास मेटल हैलाइड की फॉर्मेशन होगी तो हेलोजन से होते हैं। हेलोजन्स आपके पास फ्लोरीन, क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, चार एलिमेंट्स अपने पास यहाँ पर रहेंगे। फ्लोरीन है, क्लोरीन है, ब्रोमीन है और आयोडीन है। अब आपको पता होना चाहिए कि जो अपने पास जितने भी हेलोजन्स हैं ये सारे ही हेलोजन्स कैसे होते हैं, सारे हेलोजन्स अपने पास डाई एटॉमिक गैसेस है, मोनो एटॉमिक कोई नहीं है इनमें से। तो जब भी ये रिएक्ट करने आएंगे तो ये कैसे आएंगे, अपनी डाई एटॉमिक स्टेट में। मतलब आएगा तो इनका मॉलिक्यूल आएगा, एटम रिएक्ट नहीं करेंगे। तो सबसे पहले तो हम लोगों को रिएक्टिविटी का ऑर्डर पता होना चाहिए, ऑर्डर ऑफ रिएक्टिविटी। और किसकी रिएक्टिविटी है ये, मेटल हैलाइड्स की। अपने पास फ्लोरीन है, फिर है क्लोरीन, ब्रोमीन और एक है अपने पास आयोडीन। तो इसमें जो सबसे ज्यादा रिएक्टिव है वो रहता है फ्लोराइड। ठीक है, जो आप फ्लोरीन देख रहे हो, फ्लोरीन मॉलिक्यूल। तो जैसे जैसे हम लोग यहाँ पे राइट से लेफ्ट की तरफ बढ़ेंगे अपने पास क्या होगा, जो रिएक्टिविटी का ऑर्डर है वो बढ़ता चला जाएगा। लेकिन इस चीज के पीछे क्या रीजन है कि ऐसा हो क्यों रहा होगा। देखो होता क्या है कि जो मेटल्स हैं, मेटल्स आपको पता ही है कि जितने भी मेटल्स होते हैं वो कैसे हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के होते हैं, इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर के होते हैं। ये इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। और ये जो दूसरी तरफ आपके पास जितने भी हेलोजन्स होते हैं ना, हेलोजन्स हमारे पास पीरियोडिक टेबल में सबसे राइट हैंड साइड पर बैठे हुए, ग्रुप नंबर 17 जिन्होंने ऑक्यूपाई किया है, तो इनकी ना इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है। ठीक है, अब एक तरफ आप जो एलिमेंट रख रहे हो ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है, क्योंकि सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट्स जो है वो हेलोजन के ग्रुप में ही बैठे होते हैं। और जो मेटल्स होते हैं जितने भी, सभी मेटल्स कैसे होते हैं मेरे पास, ये होते हैं हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव। ठीक है, मेटल्स आपके पास हाईली इलेक्ट्रोपॉजिटिव है और जितने भी आपके पास ये हैलाइड्स हैं ये कैसे हैं, ये हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव है। सिमिलरली जो ऑक्साइड्स हैं, ऑक्साइड्स के साथ भी सेम ही चीज होगी। जो ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन का जो ग्रुप है वो जस्ट पहले पड़ता है हाइड्रोजन से, ग्रुप नंबर 16 में आता है ऑक्सीजन। तो उसके पास भी अच्छी खासी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है और वैसे ही जितने भी मेटल्स है इलेक्ट्रोपॉजिटिव है। तो इनके बीच में अपने पास क्या चीज हाई हो गई, इन दोनों के बीच में क्या चीज हाई है, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस है यहां पर। तो ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जो है, यही हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस यहां पर अपने पास रीजन बनेगा इनकी रिएक्टिविटी का। किसकी, हैलोजन्स की रिएक्टिविटी मेटल के साथ। अभी जो बॉन्ड यहां पर बनेगा, सबसे पहले आप लोग मेरे को बताओ कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड का नेचर कैसा होगा। क्या ये बॉन्ड अपने पास आयोनिक होगा, ये कोवेलेंट होगा, ये कैसा बॉन्ड रहेगा अपने पास। ये जो बॉन्ड है आपके पास, देखो यहां पर जो बॉन्ड है ये अपने पास कंप्लीटली आयोनिक नहीं होता है, बिकॉज क्लास 11 पे अगर आप जाओगे तो वहां पर आपको पढ़ाया गया है कि जो बॉन्ड है, बॉन्ड के पास हमेशा क्या होता है, पार्शियल कोवेलेंट कैरेक्टर भी रहता है। ठीक है, तो बॉन्ड जो है अपने पास वो आयोनिक भी होता है, लेकिन कोई भी बॉन्ड 100% आयोनिक नहीं है, उसके पास कुछ ना कुछ कोवेलेंट कैरेक्टर जरूर होगा। बाकी एक सिंपल सी चीज है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस जितना हाई है, बॉन्ड के पास आयोनिक कैरेक्टर उतना ही ज्यादा होता है। ठीक है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस हाई हो जाने से। अब जब हम लोग मेटल हैलाइड्स बनाएंगे इन सभी हैलोजेंस की हेल्प से, तो ये जो रिएक्शन होती है ना मेटल हैलाइड्स की, जो फॉर्मेशन है,
मेटल हैलाइड्स की, इसके लिए आपको बहुत हाई टेम्परेचर चाहिए। तो रिक्वायर्स हाई टेम्परेचर, ठीक है। नॉर्मल कंडीशन में अपने पास रिएक्शंस नहीं होती है, ये जितनी भी रिएक्शंस हैं सभी रिएक्शंस को पहले आपको हाई अमाउंट ऑफ एक्टिवेशन एनर्जी देनी पड़ेगी, उसके बाद ही जाकर के जो फ्लोराइड्स हैं मींस जो हैलाइड्स हैं वो आपको फॉर्म होते हुए दिखेंगे। लेकिन अब ये हैलाइड में भी कौन कौन से हैलाइड्स हम लोगों को पढ़ने और ये आपको क्यों पढ़ाया जा रहा है वो आपको इसके बाद समझ आ जाएगा। तो पहले आप लोग ये वाला पार्ट जो है वो नोट कर दो इसमें फटाफट से। देखो इसके बाद अब यहाँ पर आप लोग ये टेबल देखना, इस टेबल में हमारे पास जितने भी हैलाइड्स बनते हैं इसमें फ्लोराइड्स भी दे रखे हैं आपको और जनरली हैलाइड्स भी लिखे हुए और ये भी बता रखे हैं कि कौन कौन से हैलाइड्स अपने पास कौन कौन से ट्रांजिशन मेटल बना सकते हैं। जितने भी ट्रांजिशन एलिमेंट्स आप यहाँ पर देख रहे हो सारे आपके पास सीरीज 1 के ट्रांजिशन एलिमेंट्स है, सीरीज 2 और सीरीज 3 के बारे में हम लोगों को नहीं पढ़ना है, सीरीज 1 वालों पर मेन फोकस रखना है। पहले तो अपने पास जब हम लोग लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते थे तो लेफ्ट से राइट की तरफ बढ़ते हुए क्या होता था, हमारे पास जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स हैं वो बढ़ती चली जाएंगी, ठीक है। सबसे पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आप स्कैंडियम को देखोगे तो अपने पास स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो करता है, सिर्फ +3। फिर यहाँ पर मैंगनीज होता था, मैंगनीज कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट तक जा सकता है, +7 तक जा सकता है, ठीक है। मैंगनीज को अगर आप देखोगे तो मैंगनीज के पास क्या पॉसिबिलिटी है अपने पास, +7 तक जाने की, ठीक है। तो जैसे जैसे हम लोग लेफ्ट टू राइट बढ़ते हैं तो पहले क्या होती है, जो नंबर ऑफ ऑक्सीडेशन स्टेट्स है मतलब हाइयर लेवल तक जो अचीव कर सकते हैं वो पहले वो चीज बढ़ती है और उसके बाद फिर क्या होने लगती है, वो कम होने लगती है। अगर आप जिंक तक आओगे तो जिंक पर आपको भी पता है कि जिंक पर मेरे पास ऑक्सीडेशन स्टेट क्या रहती है, सिर्फ और सिर्फ +2, ठीक है। तो पहले हाफ में जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट अचीव करने की जो टेंडेंसी है वो बढ़ रही है और उसके बाद वो फिर क्या हो गई अपने पास, कम होने लगी। यहां पर ये जो फ्लोराइड है, अगर हम लोग फ्लोराइड की बात करें तो जो फ्लोरीन होती है, फ्लोरीन आपके पास सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो जितने भी मेटल्स हैं ना, जितने भी मेटल्स हैं अपनी जो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट जब शो करने की बारी आएगी तो ये अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हमेशा किसके साथ शो करते हैं, फ्लोरीन के साथ, ठीक है। फ्लोराइड जो होता है अपने पास वो सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है। तो फ्लोरीन के लिए हम लोग लिख सकते हैं ये आगे आपके पास मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो देयरफॉर ट्रांजिशन मेटल्स शोज हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट इन मेटल फ्लोराइड्स, ठीक है। जब हम लोग यहाँ पर मेटल फ्लोराइड बनाएंगे तो मेटल फ्लोराइड में आपको क्या देखने को मिलेगा, वहां पर आपको देखने को मिलेगी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट मेटल फ्लोराइड्स में। अब इसके पीछे रीजन क्या है, इसके पीछे रीजन ये होता है कि जो आपके पास मेटल्स हैं सभी के सभी मेटल्स अपने पास कैसे हैं, वो इलेक्ट्रोपॉजिटिव नेचर के हैं। दूसरी तरफ जो फ्लोरीन है वो आपके पास हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर की है। तो ये दोनों हमेशा रेडिली अवेलेबल रहेंगे। किस चीज के लिए रेडिली अवेलेबल रहेंगे, बॉन्ड बनाने के लिए। क्योंकि जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन एक्सेप्ट करने का और मेटल्स का काम है इलेक्ट्रॉन को डोनेट करने का। तो फ्लोरीन तो आपके पास सबसे बेटर चॉइस होनी चाहिए जो कि आपके पास सबसे पहले आकर के इलेक्ट्रॉन को एक्सेप्ट कर लेगा। और बाकी जो मेटल्स हैं वो तो वहां पर थे ही, किस चीज के लिए थे, वो वहां पर इलेक्ट्रॉन डोनेट करना चाहते हैं। तो हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट की जैसे बात हो रही है वो आपको देखने को मिलेगी मेटल फ्लोराइड्स में। पहले आप लोग यहाँ पर ये जो टेबल है देखो, इस टेबल को आप लोग देखो। इस टेबल में हमारे पास ये जितने भी आप यहाँ पर हैलाइड्स देख रहे हो ना, ये सभी वो हैलाइड्स हैं जहां पर मेटल ने कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट शो कर रखी है अपने पास, +2 वाली। जैसे टाइटेनियम का हैलाइड है, फिर वैनेडियम का है, फिर क्रोमियम का है। और एक कंपाउंड हमारे पास ऐसा है, ये जो CrF6 आप देख रहे हो, अगर CrF6 में मैं क्रोमियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूंगा तो देखो कितनी आएगी, x -6 = 0 लेंगे तो x की वैल्यू कितनी आ जाएगी यहां से, +6। तो यहां पर क्रोमियम किस में है, CrF6 में, +6 में, ठीक है। तो पहले जो ऑक्सीडेशन स्टेट है देखो वो बढ़ती चली जा रही है जैसे जैसे आपके पास अपर लेवल के हैलाइड्स बन रहे हैं। अपर लेवल के हैलाइड्स बनने का मतलब है शुरुआत में सिर्फ ट्राई मिला, आपको यहाँ पे सिर्फ ट्राई हैलाइड देखने को मिलेगा स्कैंडियम के साथ, क्योंकि स्कैंडियम +3 से आगे बढ़ ही नहीं सकता है। उसकी 4s2 3d1 है तो कैसे जाएगा आगे, फिर TiX4 है, फिर VF5 है, पेंटा हैलाइड बन गया और ये देखो लास्ट में आपको दिखेगा यहाँ पर हेक्साफ्लोराइड, ठीक है। और इसमें भी यहाँ पे क्लोरीन नहीं है, CrCl6 ने लिखा हुआ है, यहाँ पे क्या लिखा हुआ है, CrF6। अब ये CrF6 है तो CrF6 ही आपको करना है, इसका मतलब ही नहीं कि आप यहाँ पर ब्रोमीन भी बनाओगे।
बाकी जहां जहां पर एक्सेप्शंस रहेगी वहां पर हम लोग एक्सेप्शंस की भी बात करेंगे। फिर इसके बाद आ जाते हैं, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे, क्योंकि मेरे पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट करने की जो टेंडेंसी अब वो घटने लगेगी लेफ्ट टू राइट जब आप आगे बढ़ोगे, किसके बाद मैंगनीज के बाद, इसलिए अब आपको दिखेगा कि CrF6 के बाद MnF4 है, फिर FeX3 है, फिर CuF3, और बाकी तो यहाँ पर कोई भी ऐसा फ्लोराइड नहीं है जो ट्राईफ्लोराइड हो। यहाँ पर जितने भी फ्लोराइड्स हैं सब कौन से हैं? डाईफ्लोराइड्स, ये सब डाईफ्लोराइड्स हैं। इसका मतलब है जो डाईफ्लोराइड्स हैं, डाईफ्लोराइड्स अपने पास डोमिनेट करते हैं यहाँ पे, ठीक है, डाईफ्लोराइड्स नहीं डाईहैलाइड्स, तो डाईहैलाइड्स आपको यहाँ पर डोमिनेट करता हुआ दिख जाएगा इसमें। बाकी ये CrF6 को आप देख सकते हो, CrF6 में आपको मिल जाएगी ऑक्सीडेशन स्टेट यहाँ पर क्रोमियम की +6। लेकिन मैंगनीज के लिए हम लोगों ने हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सी पढ़ी हुई है? +7 पढ़ी हुई है ना, तो +7 अगर इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट है तो यहां पर एक कंपाउंड होना चाहिए था, कौन सा होना चाहिए था? MnF7 होना चाहिए था, क्योंकि अगर मैं मैंगनीज का ये F7 वाला हलाइड लेकर के आऊंगा, फ्लोराइड लेकर के आऊंगा, तभी तो आपको मैंगनीज की यहां पर +7 मिलेगी। लेकिन MnF7 एग्जिस्ट नहीं करता है, MnF7 में आपको मैंगनीज +7 नहीं मिलेगा। अभी उस कंपाउंड की भी बात करेंगे जिसमें मैंगनीज +7 में होता है। तो ध्यान रहे, अपनी मर्जी से आप लोग नहीं लिखोगे कि MnF7 है, जैसे यहाँ पे CrF6 है वैसे आपको लगेगा कि यहाँ पे MnF7 लिख देना चाहिए हमें, और उससे मैंगनीज की जो +7 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट है वो आ जाएगी। इसमें नहीं आती है, वो आती है आपके पास कौन से कंपाउंड में आती है? अपने पास MnO3F में, ठीक है। तो ये इसका ऑक्सोफ्लोराइड है, ये इसका फ्लोराइड भी नहीं है, इसका ऑक्सोफ्लोराइड है। ऑक्सीजन भी है यहाँ पर, और दूसरी चीज क्या है यहाँ पर? यहाँ पर आपके पास फ्लोरीन भी है। अगर आप मैंगनीज की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालोगे, देखो X ले सकते हो इसको, ऑक्सीजन पे कितना चार्ज होता है? -2 × 3, और बाकी आ गया -1 इक्वल्स टू 0, तो ये बन गया X -6 -1 इक्वल्स टू 0। X की वैल्यू कितनी आ गई यहाँ से? 7। तो MnO3F हमारे पास मैंगनीज का एक ऐसा कंपाउंड है जिसमें मैंगनीज अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, और इसकी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी रहती थी अपने पास? +7 रहती थी, ठीक है। तो MnF7 कोई नहीं बनाएगा, MnF7 नहीं बनाना है आपको, आपको बनाना है MnO3F। कभी भी आपसे एक ऐसे कंपाउंड का एग्जांपल पूछ ले जहां पर मैंगनीज +7 तक जा सकता है, तो MnO3F हमारे पास वो कंपाउंड रहेगा। देखो अगली चीज क्या हो सकती है, अब ये जो फ्लोराइड्स है ना, मतलब फ्लोरीन के साथ ही हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट क्यों निकल करके आ रही है? फ्लोरीन आपके पास क्यों रीजन है जहां पर मेटल ने अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए फ्लोरीन क्यों चुना? अब इसके पास जो रीजन है वो अलग अलग कंपाउंड के एग्जांपल से अलग अलग तरीके से समझा जा सकता है, क्योंकि कोई एक कंपाउंड इनफ नहीं होगा समझाने के लिए। जैसे अपने पास यहाँ पे कोबाल्ट को अगर आप देखोगे तो कोबाल्ट के साथ क्या बन रहा है? COF3 बन रहा है, और ये जो वेनेडियम है, वेनेडियम के साथ बन रहा है VF5, और वैसे ही अपने पास यहाँ पे क्रोमियम था, ठीक है, क्रोमियम के साथ भी यहाँ पर बना था CrF5। तो जैसे कोबाल्ट है, कोबाल्ट के साथ जो बन रहा है ट्राईफ्लोराइड, जो COF3 है, COF3 में कोबाल्ट अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कौन सी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट हो गई इसकी? +3। ये अपने पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में अभी है। लेकिन इसके पीछे रीजन क्या है? इसके पीछे रीजन बताते हैं कि इसके पीछे रीजन होता है हाइयर लैटिस इंथैल्पी। हायर लैटिस इंथैल्पी का मतलब होता है ये जो COF3 जो कंपाउंड है, इसका जब अपने पास जो क्रिस्टल लैटिस होगा, उस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए, ठीक है, उस क्रिस्टल लैटिस को तोड़ने के लिए आपको सबसे ज्यादा एनर्जी देने की जो है वो जरूरत पड़ेगी। तो COF3 जो है, COF3 में इसका मतलब है कोबाल्ट और फ्लोरीन, या कोबाल्ट का जो ये फ्लोराइड है, ट्राईफ्लोराइड है, इसमें कोबाल्ट और फ्लोरीन के बीच में जो बॉन्ड है वो आपके पास सबसे स्ट्रॉन्ग नेचर का निकल करके आएगा, क्योंकि बॉन्ड जितने ज्यादा स्ट्रॉन्ग होते हैं उतनी ही ज्यादा एनर्जी आपको देनी पड़ती है उसका क्रिस्टल लैटिस तोड़ने के लिए, ठीक है। सीधी सीधी बात थी, अभी आप लोगों ने मेल्टिंग पॉइंट पढ़ा था, तो मेल्टिंग पॉइंट में भी यही चीज बात होती थी, क्रिस्टल लैटिस की, क्रिस्टल एंथैल्पी की। वही चीज यहां पर भी रहती है, जितना स्ट्रॉन्ग आपके पास बॉन्ड का नेचर रहेगा उतनी ज्यादा एनर्जी आप दोगे उसको तोड़ने के लिए। फिर अगली जो चीज थी, अगर हम लोग क्रोमियम की बात करें, तो क्रोमियम में किसके साथ निकल करके आई थी? ये CrF6। ये रहा आपके पास CrF6 में हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट, और वेनेडियम की किसके साथ है? VF5। तो जो CrF6 है और उसके साथ जो वेनेडियम का पेंटाफ्लोराइड है VF5 है, इसमें भी जो रीजन रहता है अपने पास, इसमें रीजन रहता है हाई बॉन्ड इंथैल्पी का, ठीक है। और ये क्यों हो रहा होगा? स्ट्रॉन्गर कोवलेंट बॉन्ड्स के कारण।
ठीक है, जितना ज्यादा आपके पास बॉन्ड का जो नेचर है वो जितना स्ट्रांग होगा उतना ही ज्यादा एनर्जी लग जाएगी आपको उस पर्टिकुलरली फ्लोराइड को तोड़ने के लिए। तो ये अपने पास रीजन होता है कि क्यों फ्लोरीन के साथ ही जितने भी एलिमेंट्स हैं वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में, कोबाल्ट +3 तक जाता है, +3 पर वो किसके साथ जा रहा है, फ्लोरीन के साथ। क्रोमियम +6 तक जाता है, यहाँ भी फ्लोरीन के साथ जा रहा है। वेनेडियम भी हाईएस्ट +5 तक जाता है और उसके लिए भी उसने किसको चुना है अपने पास, फ्लोरीन को। तो पहला रीजन तो है फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है, और अगर फ्लोरीन सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट है तो उसके कारण क्या होगा, जो बॉन्ड बनेंगे वो अपने पास स्ट्रॉन्ग नेचर के निकल करके आएंगे। हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी डिफरेंस होने से जो बॉन्ड है, बॉन्ड की आपके पास पोलैरिटी भी मैक्सिमम रहती है और उससे जो बॉन्ड की स्ट्रेंथ है वो भी बढ़ती है। तो मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट, सबसे ज्यादा इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट आपके पास कोई है तो वो है अपने पास फ्लोरीन। ठीक है, तो ये होता है अपने पास फ्लोराइड्स का यहाँ पे डिस्कशन कि फ्लोराइड्स में आप लोगों को क्या क्या चीजें जो है वो पढ़नी जरूरी है। फिर उसके बाद एक एक्सेप्शन आने वाली है, अभी आपके पास आ गया, वो एक्सेप्शन आएगी कॉपर से। तो अभी वो कॉपर वाली एक्सेप्शन को भी देखते हैं कि कॉपर में क्या एक्सेप्शन है। मैं यहां पर एक बार बता देता हूं, देखो कॉपर में ना ये जो आप यहां पर CuX देख रहे हो और वैसे यहां पर ये CuX2 है। ठीक है, ये कॉपर का हैलाइड है जहां पे कॉपर +1 में रहेगा, और ये भी आपके पास कॉपर का डाइहाइलाइड है, इसमें कॉपर किस में रहेगा अपने पास, +2 में। ठीक है, लेकिन एक कंपाउंड है हमारे पास जो कि है CuI2, इसमें सब कुछ बनेगा बस CuI2 नहीं बनेगा। ठीक है, अभी देखते हैं ये क्यों नहीं बनता है, कि क्या रीजन है इसके पीछे। अब आ जाते हैं एक एक्सेप्शनल रूल पर, और केमिस्ट्री में जहां एक्सेप्शन है वहां पर आपको पता होना चाहिए कि यहां से आपका और टीचर दोनों का फेवरेट क्वेश्चन निकल करके आ जाएगा। कुछ और पता हो ना हो, एक्सेप्शंस आपको जरूर करके जानी है। तो यहां पर देखते हैं एक्सेप्शन में क्या रहता है। एक्सेप्शन ये होती है कि कॉपर के जो +2 वाले हैलाइड्स है ना, सभी पॉसिबल है। ऑल Cu2 पॉजिटिव हैलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। ठीक है, कहने का मतलब है कि CuI2, अगर आप CuI2 की बात करोगे तो जो CuI2 है ना ये एग्जिस्ट नहीं करता है। CuF2 भी करेगा, Cl2 भी करेगा, Br2 भी करेगा, बस I2 नहीं करेगा। अब ये CuI2 एग्जिस्ट क्यों नहीं कर रहा है, इसके पीछे क्या रीजन रहता है। देखो क्या होता है यहां पर, ये जो CuI2 है ना, इस CuI2 में से कॉपर जो आएगा वो आपके पास +2 वाला आएगा। ये क्या करता है यहां पर, इस आयोडीन को, जो आयोडाइड आयन है, इसको ऑक्सीडाइज कर देता है और यहां से आगे बना देता है Cu2I2 और प्लस ये आ जाएगा यहाँ पे I2। फिर अपने पास इसको बैलेंस कर देते हैं इधर, अब ये बैलेंस नहीं है तो 2 2 4 और ये 4, ये हो गया अपने पास इधर बैलेंस। ठीक है, ये जो Cu2 पॉजिटिव है ना, ये Cu2 पॉजिटिव कहां से आया है, ये Cu2 पॉजिटिव आया है CuI2 से। ठीक है, ये CuI2 से ही आ रहा है। तो CuI2 खुद को ब्रेक कर ले रहा है। क्या कर रहा है, इसके बाद जाकर के I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज कर रहा है, और I नेगेटिव को ऑक्सीडाइज करके कौन सा कंपाउंड बना दे रहा है, देखो Cu2I2। यहाँ पे कॉपर +1 में है, अगर आप निकालोगे तो यहाँ पर कॉपर किस में निकल करके आएगा, +1 में, ना कि +2 में, और दूसरा उसके साथ जो I2 है वो वहां पर अपने पास रिलीज हो गया। तो इसीलिए जितने भी आप देखोगे हैलाइड्स, उन सभी हैलाइड्स में जो Cu2 है, Cu2 आपको देखने को नहीं मिलेगी। देखो इस चीज को आप समझो, यहाँ पे मैं हैलाइड्स कह रहा हूं, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट नहीं कह रहा हूं। मैं कह रहा हूं कि जो हैलाइड कॉपर +1 में बनाएगा और एक हैलाइड आपके पास कॉपर बनाएगा +2 में, तो +1 में बनाए जाने वाले जो हैलाइड्स है ना वो ज्यादा स्टेबल निकल करके आएंगे। ये वाला जो आप देख रहे हो इसमें कॉपर अपने पास +1 में है। कैसे है, अगर आप कॉपर की ऑक्सीडेशन स्टेट X ले लोगे तो ये 2X हो गया, आयोडीन पे -1 चार्ज होता है तो -2 = 0, तो 2X = 2, X की वैल्यू कितनी निकल करके आ गई, यहाँ से 1 निकल करके आ गई। तो यहाँ पे जो कॉपर है, ये कॉपर अपने पास +1 में, तो ये कॉपर का +1 वाला हैलाइड है। तो ये एक्वस, आपके पास जो एक्वस सॉल्यूशन है उसमें ये ज्यादा स्टेबल होते हैं। ध्यान रहे, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए नहीं बोल रहा हूं, मैं फिर से बता रहा हूं, मैं ऑक्सीडेशन स्टेट की बात नहीं कर रहा हूं, आप लोग उसमें कंफ्यूज मत होना। ऑक्सीडेशन स्टेट अगर आपके दिमाग में चल रही है तो मैं ऑक्सीडेशन स्टेट का भी साइड बाय साइड बता देता हूं। ऑक्सीडेशन स्टेट इन एक्वस सॉल्यूशन तो दो थी, एक था Cu पॉजिटिव और एक था Cu2 पॉजिटिव। यहां पर उल्टा होता है, ये जो Cu पॉजिटिव है ना ये लेस स्टेबल है, किसमें, एक्वस सॉल्यूशन में, क्योंकि यहां पर बात हो रही है Cu के +1 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट की, और जो Cu+2 है ये ज्यादा स्टेबल होता है। और किसमें ज्यादा स्टेबल होता है अपने पास, ये एक्वस सॉल्यूशन में। जिनके पीछे रीजन क्या थे, इसकी ज्यादा स्टेबिलिटी के पीछे रीजन क्या था, यहां पर जो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन है, अगर आपके पास चार्ज ज्यादा होगा तो चार्ज ज्यादा होने से क्या चीज होती है,
चार्ज ज्यादा होने से जो इंथैल्पी है हाइड्रेशन की, उसकी वैल्यू भी कैसी निकल करके आती है, हाई निकल करके आती है, और वो भी किसमें, नेगेटिव में। तो मैं यहां पर बात कर रहा हूं मोर नेगेटिव इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन। अगर चार्ज ज्यादा होगा तो इंथैल्पी ऑफ हाइड्रेशन भी ज्यादा निकल करके आएगी, मींस ज्यादा नेगेटिव वैल्यू वो आपको देगी, तो इसलिए ये ज्यादा स्टेबल है। पर ये बात है, ये ऑक्सीडेशन स्टेट की स्टेबिलिटी है, और यहां पर बात हो रही है हलाइड्स की स्टेबिलिटी की, तो ये उल्टा है। इसमें जो कॉपर का +1 वाला हलाइड है वो ज्यादा स्टेबल है एज कंपेयर टू कॉपर के +2 वाले हलाइड से। आई बात समझ में? तो वो अलग चीज थी जो हम लोगों ने पहले डिस्कस करी थी, ये बात आपके पास अलग है। तो ये रहता है आपके पास यहां से आने वाला क्वेश्चन, और जब भी आपके पास क्वेश्चन आए तो आपको वहां पर इसका रीजन देना पड़ेगा कि ऐसा क्यों है। तो अगर आप इतना रीजन लिखते हो, इतना वहां पे इनफ है, ठीक है। क्वेश्चन में बस इतना ही तो पूछा जाएगा कि ऑल कॉपर 2 हलाइड्स आर नोन एक्सेप्ट आयोडाइड। इसका मतलब यह है कि आपसे पूछ रहे हैं CuI2 एग्जिस्ट नहीं करता है, तो आप बस इतना लिख करके वहां पर समझा दो कि ये जो CuI2 है ये खुद को रिड्यूस कर लेगा, और रिड्यूस करके क्या बना देगा, Cu2I2, क्योंकि ये खुद को +1 वाले हैलाइड में ज्यादा स्टेबल मानता है। बस बात खत्म। जैसा कि अभी तक हम लोग यहाँ पर फ्लोराइड्स के बारे में कर चुके थे। फ्लोराइड्स में हम लोगों ने देखा कि जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी जो है वो बहुत हाई होती है, और ये जो हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है फ्लोरीन की, हाई इलेक्ट्रोनेगेटिविटी फ्लोरीन की क्या करती है, यहाँ पर वो जो आपके पास ट्रांजिशन मेटल है उसका इलेक्ट्रॉन को पुल करेगी, ठीक है, मतलब उसके इलेक्ट्रॉन क्लाउड को पुल कर सकती है, बिकॉज फ्लोरीन इज द मोस्ट इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। तो ये जो फ्लोरीन की भूख है इलेक्ट्रॉन के प्रति, सिमिलरली ऐसे आपके पास एक और एलिमेंट होता है जिसका नाम है ऑक्सीजन। अगर हम लोग ऑक्सीजन को देखें तो ऑक्सीजन फ्लोरीन से जस्ट पहले पड़ता है, तो अगर ऑक्सीजन की बात करी जाएगी तो ऑक्सीजन आपके पास फ्लोरीन से जस्ट पहले पड़ता है, ठीक है। अगर फ्लोरीन के बाद किसी और की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर कभी बात होगी तो फ्लोरीन के बाद हमारे पास अच्छा एक इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट और कौन हो सकता है, ऑक्सीजन, ठीक है। तो ऑक्सीजन तो हम लोगों के लिए भी बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट रहता है। आपको भी पता है कि जो ह्यूमन लाइफ है या किसी भी तरीके की अगर हम लोग लिविंग लाइफ की बात करें, कोई भी ऑक्सीजन के बिना जिंदा नहीं रह सकता है। तो ऑक्सीजन आपकी लाइफ में तो इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता ही करता है, बट ये जो मेटल के ऑक्साइड्स हैं इनकी ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए भी इसका रोल उतना ही इंपॉर्टेंट है। तो जितने भी आप ट्रांजिशन मेटल्स देखते हैं उसमें स्पेशली अगर फर्स्ट सीरीज की बात करी जाए तो फर्स्ट सीरीज के जो एलिमेंट्स है वो अपनी हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट को शो करते हैं ऑक्साइड्स के साथ, और शो ही नहीं करते हैं, अपनी उस ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल भी बनाते हैं। मैं बात कर रहा हूं हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स की, ठीक है, अपर रेंज पे जब हम +2 +3 को क्रॉस करेंगे, ठीक है। तो देखो यहां पर जो ऑक्सीजन है और जो फ्लोरीन है, आज हम लोगों को इसके बारे में पढ़ना है। फ्लोराइड्स हो चुका है, आज बात करेंगे स्पेशली हम लोग ऑक्साइड्स के बारे में। तो एक बार फ्लोरीन वर्सेस ऑक्सीजन देख लेते हैं कि फ्लोरीन और ऑक्सीजन की अगर बात करी जाएगी तो फ्लोरीन और ऑक्सीजन में हम लोग को क्या डिफरेंस देखने को मिलेगा। देखो जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन आपके पास भले ही उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई हो, लेकिन यही बात होती है कि हर एक एलिमेंट के पास अपनी खुद की एडवांटेजेस भी हैं और लिमिटेशंस भी हैं। फ्लोरीन की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी बहुत हाई है, इसका मतलब क्या कर सकता है, इलेक्ट्रॉन छीन सकता है आसानी से, ठीक है। कहीं से भी इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर हो रहा होगा तो सबसे आगे फ्लोरीन मिलेगा आपको। क्यों? वो कहेगा भाई मेरे को दे दो इलेक्ट्रॉन, क्योंकि उसकी जो ग्रीड है इलेक्ट्रॉन के प्रति वो सबसे हाई है अपने पास, ठीक। लेकिन जो फ्लोरीन है, फ्लोरीन के पास अपनी एक कमी है। फ्लोरीन क्या नहीं कर सकता है, ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता, ठीक है। फ्लोरीन जबकि उसकी इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है, लेकिन उसके बाद भी ये क्या नहीं कर सकता है अपने पास, ये मल्टीपल बॉन्ड्स नहीं बना सकता है। मल्टीपल बॉन्ड का मतलब है सिर्फ सिग्मा बॉन्ड ही बनाएगा, अगर एट अ टाइम सिग्मा बन गया है तो पाई बॉन्ड नहीं बनेगा। तो इसके पास मल्टीपल बॉन्डिंग की जो अपने पास कैपेसिटी है वो नहीं है। किसके पास नहीं है? फ्लोरीन के पास नहीं है। लेकिन आज बात करते हैं ऑक्सीजन की। अगर हम लोग ऑक्सीजन एलिमेंट की बात करें तो ऑक्सीजन एलिमेंट का जो साइज है वो कैसा है, छोटा साइज है, ठीक है। फ्लोरीन से जस्ट पहले पड़ता है, और उसके साथ साथ इसकी जो इलेक्ट्रोनेगेटिविटी है वो भी अच्छी है। इलेक्ट्रोनेगेटिविटी की अगर बात करी जाएगी तो मैं हाई लिख सकता हूं, और सबसे इंपॉर्टेंट एबिलिटी ऑक्सीजन के पास किस चीज की है, ये मल्टीपल बॉन्ड फॉर्म कर सकता है। तो इट कैन फॉर्म मल्टीपल बॉन्ड्स, ठीक है। कैसे बॉन्ड बना सकता है अपने पास ये मल्टीपल बॉन्ड्स। मल्टीपल बॉन्ड्स बनाने का मतलब है पी पाई डी पाई बॉन्डिंग की यहां पर बात हो रही है। कौन से बॉन्ड की बात हो रही है यहां पर? पी पाई डी पाई। क्योंकि जब ऑक्सीजन है, ऑक्सीजन जब आपके पास पाई बॉन्ड बनाएगा, पहली बात बताओ कि सबको पाई बॉन्ड का मतलब पता है? पाई बॉन्ड कौन सा होता है? 22/7 वाला पाई बॉन्ड है ना, या 3.14 वाला पाई बॉन्ड? कौन सा है ये पाई बॉन्ड? डबल बॉन्ड। पहला बॉन्ड सिग्मा होता है, उसके बाद कौन सा होता है? पाई बॉन्ड होता है। ऑक्सीजन के पास देखो पाई बॉन्ड बनाने की जो कैपेबिलिटी है वो क्यों है? अगर आप ऑक्सीजन की इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखोगे तो 1s2 2s2 2p4 यही होती है अपने पास, 1s2 2s2 2p4।
इसका मतलब है इसके p में कितने इलेक्ट्रॉन्स है मेरे पास, इसके p में है टोटल 4 इलेक्ट्रॉन्स। तो मेरे पास ऐसी कितनी ऑर्बिटल्स हैं जो अभी सिंगली ऑक्यूपाइड है, 2 ऑर्बिटल सिंगली ऑक्यूपाइड है। अगर आपकी एक ऑर्बिटल सिग्मा बॉन्ड से जुड़ती है तो दूसरी ऑर्बिटल किससे जुड़ सकती है अपने पास, पाई बॉन्ड से। फ्लोरीन क्योंकि इसके बाद बढ़ता है, फ्लोरीन का एटॉमिक नंबर इसके बाद आएगा मेरे पास, इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन उसकी कितनी रहेगी 2p5 वाली, तो वहां पर एक ही अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन होता है तो वो सिग्मा ही बना सकता है, बिकॉज कभी भी अगर पहला बॉन्ड बनेगा तो वो सिग्मा होगा और सिग्मा के बाद जो बनता है बॉन्ड उसका नाम क्या होता है, पाई। तो फ्लोरीन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता, बट ऑक्सीजन पाई बॉन्ड बना सकता है। तो ऑक्सीजन की पाई बॉन्ड में कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व है अपने पास, p की, इसलिए इसका नाम है p पाई। और जब मेटल के साथ ये पाई बॉन्ड करेगा तो उस मेटल की कौन सी ऑर्बिटल इन्वॉल्व हो रखी होंगी, d ऑर्बिटल। तो इसलिए ऑर्बिटल के लिए कहते हैं, ऑक्सीजन के लिए कहते हैं कि ऑक्सीजन अपने पास क्या कर सकता है, ये p पाई d पाई बॉन्ड बना सकता है। फ्लोरीन के पास ये जो कैपेबिलिटी है वो नहीं है। तो ये अपने पास स्पेशलिटी है, किसकी स्पेशलिटी है, ऑक्सीजन की। और इसी चीजों के कारण ये क्या करेगा, ये ऑक्सीडेशन स्टेट्स को स्टेबलाइज करेगा। और कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट्स को, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट्स को। ठीक है, तो पहले आप लोग बस एक ही इंट्रोडक्शन लिख दो ऑक्सीजन के बारे में, फिर सीधा चलते हैं ऑक्सीडेशन स्टेट्स पर। तो ये देखो ऑक्सीजन जो अपने पास रहता है, ऑक्सीजन आपके पास फ्लोराइड के बाद या फ्लोरीन के बाद एक दूसरा एलिमेंट है जहां पर आप हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट को ज्यादा स्टेबल होता हुआ दिखोगे। ठीक है, तो ऑक्सीजन का काम क्या है, ऑक्सीजन का काम है मेटल्स की जो हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट है उसको स्टेबल बनाना। लेकिन ये स्टेबल बना कैसे रहा होगा, उसके लिए इलेक्ट्रॉन्स की अगर मैं बात करूं तो ऑक्सीजन के पास साइज छोटा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी हाई है और मल्टीपल बॉन्ड से बना सकता है। कौन बना सकता है मल्टीपल बॉन्ड आपके पास, ऑक्सीजन पाई बॉन्ड तक जा सकता है, फ्लोरीन पाई बॉन्ड पे नहीं जा सकता है। मेटल्स के पास क्या होता है, जो ट्रांजिशन मेटल्स हैं स्पेशली, वो एक बारी में एक से ज्यादा इलेक्ट्रॉन लूज कर सकते हैं, 2 इलेक्ट्रॉन 3 इलेक्ट्रॉन 5 इवन 7 इलेक्ट्रॉन्स भी वो एट अ टाइम लूज करते हैं। तो मेटल्स के पास खासियत ये है कि वो मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लूज कर सकता है, और मल्टीपल इलेक्ट्रॉन लूज करने से वो क्या करेगा, वो अपनी ऑक्सीडेशन स्टेट को बढ़ा रहा है, और इस बढ़ती हुई ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने का काम किसका है इस बार, ऑक्सीजन का। तो ये ऑक्सीजन क्या करेगा, ये ऑक्सीजन वहां पर उसकी आपके पास ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करेगा। ठीक है, लेकिन ये हो कैसे रहा है, मतलब देखो जैसे आपको एक एग्जांपल देता हूं, हम लोगों के पास पार्टी होती है, पार्टी में कई तरीके के बच्चे होते हैं। ठीक है, कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल इंट्रोवर्ट होते हैं और कुछ ऐसे होंगे जो बिल्कुल एक्सट्रोवर्ट रहते हैं। अब जो इंट्रोवर्ट होते हैं वो क्या करेंगे, अपने आप चुपचाप कोने में बैठे रहेंगे, है ना। आप बोलोगे कि भाई खा पी ले कुछ पार्टी, अरे बस बस हो गया, ठीक है। और कुछ ऐसे होते हैं जो एक्सट्रोवर्ट होते हैं, हाथ पकड़ पकड़ के आपको खींच के ले जाएंगे कि चल भाई आजा डांस कर ले या ये कर ले वो कर ले। और कुछ ऐसे हैं जो ठीक है ना इंट्रोवर्ट है ना एक्सट्रोवर्ट है, मतलब बीच के हैं। तो अब वो जो एक्सट्रोवर्ट वाला है, आप मुझे बताओ अगर एक्सट्रोवर्ट लोग नहीं होंगे पार्टी में तो क्या पार्टी का मजा आएगा। तो एक्सट्रोवर्ट लोगों का काम क्या है, एक्सट्रोवर्ट लोगों का काम है पार्टी को बांध के रखने का। ठीक है, नहीं तो वो जो पार्टी हो बिल्कुल बोरिंग लगेगी। सिमिलरली आपके पास ऑक्सीजन होता है, ये ऑक्सीजन क्या करता है, ये ऑक्सीजन हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में जब मेटल होता है तो उस मेटल को बाइंड करके रखेगा। अगर वो मेटल ऑक्सीजन के साथ बाइंड नहीं होगा तो उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट भी स्टेबल नहीं रहेगी। आपको सिर्फ प्लस 7 इलेक्ट्रॉन्स लूज नहीं कराने, 7 इलेक्ट्रॉन लूज करने के बाद जब बॉन्ड बनेगा ना मेटल के साथ, वो आपके पास स्ट्रॉन्ग भी होना चाहिए। तो ऑक्सीजन का काम क्या है अपने पास, ऑक्सीजन का काम है यहां पर टू स्ट्रॉन्गली बाइंड। किसके साथ स्ट्रॉन्गली बाइंड करे, ये आपके मेटल के साथ। ठीक है, या मैं ज्यादा बेहतर लिखूं यहां पर आपके मेटल आयन के साथ। और ये मेटल आयन अभी अपने पास कहां पर होगा, हाइयर ऑक्सीडेशन स्टेट में होगा। ठीक है, तो देखो ये था अपने पास इसका एक इंट्रोडक्शन। अब देखते हैं इसको एक चार्ट की हेल्प से समझते हैं। जैसे फ्लोराइड्स में हम लोगों ने चार्ट देखा था, वैसे आ जाते हैं आज ऑक्साइड्स के चार्ट पर। तो आपके सामने यहां पर कुछ ऑक्साइड्स लिखे हुए हैं। मैं एक काम करता हूं, मैं इन सभी एलिमेंट्स के ना जरा ग्रुप नंबर लिख देता हूं, क्योंकि कुछ इंपॉर्टेंट चीज रहती है ग्रुप में। अगर स्कैंडियम को देखेंगे तो ग्रुप 3, टाइटेनियम ग्रुप 4 है, वैनेडियम ग्रुप 5 है, वैसे क्रोमियम ग्रुप 6 है, फिर ये ग्रुप 7, 8, 9, 10, 11, 12। बाकी इसके बाद क्योंकि बोरॉन फैमिली शुरू हो जाती है, जहां से शुरू होती है अपने पास ग्रुप नंबर 13। ठीक है, देखो सबसे पहला जो स्कैंडियम है, स्कैंडियम का ऑक्साइड आप कौन सा देख रहे हो, यहां पर Sc2O3 देख रहे हो। स्कैंडियम ने जो ऑक्साइड बना रखा है Sc2O3। अगर मैं आपसे पूछूं कि यहां पर स्कैंडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या है, तो क्या ऑक्सीडेशन स्टेट निकल करके आएगी, +3। जिसको नहीं निकालनी आती है वो देख लो कैसे निकालते हैं। जिसकी आपको ऑक्सीडेशन स्टेट निकालनी है उसको X मान लो, स्कैंडियम की निकालनी है X मान लेंगे। कितने स्कैंडियम है यहाँ पर, 2, तो ये कितना बन जाएगा आपके पास 2X। ऑक्सीजन पर कितना चार्ज होता है, -2, और -2 × 3 करेंगे तो -6। क्या मेरे को पूरे कंपाउंड पे कोई चार्ज दिख रहा है, नहीं।
ओवरऑल न्यूट्रल है तो 2x किसके इक्वल आ गया 6 के, तो x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 3। इसका मतलब है स्कैंडियम कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में है यहां पर मैक्सिमम अपने पास +3। फिर अगर आप टाइटेनियम पे आओगे और टाइटेनियम का अगर आप TiO2 देखोगे तो TiO2 में जो टाइटेनियम है ये कौन सी ऑक्सीडेशन स्टेट में अपने पास, ये +4 में है। फिर आप V2O5 पर आ जाओ, ये जो वैनेडियम है, अगर आप वैनेडियम को देखोगे तो इसकी ऑक्सीडेशन स्टेट क्या निकल करके आएगी +5। और अब आ जाते हैं क्रोमियम पर, क्रोमियम की क्या निकल करके आई +6 और मैंगनीज की Mn2O7 में क्या निकल करके आ जाएगी +7। क्या आप लोगों ने कोई कॉमन चीज नोटिस करी, जो ग्रुप का नाम है वही इनकी क्या है अपने पास हाईएस्ट पॉसिबल ऑक्सीडेशन स्टेट है। तो कभी आप भूल जाओ ना तो इस चीज से ध्यान रखना, ये जिस ग्रुप को बिलोंग कर रहा होगा ये वहां तक की ऑक्सीडेशन स्टेट दिखा सकता है। स्कैंडियम ग्रुप 3 है तो हाईएस्ट पॉसिबल +3 है। फिर करते करते हम लोग जब मैंगनीज तक पहुंचेंगे तो मैंगनीज कौन से ग्रुप का पार्ट था, ग्रुप नंबर 7, इसलिए मैक्सिमम कहां तक जा रहा है +7 तक। तो इस तरीके से भी आप याद कर सकते हो। जैसे आप मैंगनीज को क्रॉस करोगे, मैंगनीज को क्रॉस करने के बाद आगे जाओगे ना, अब ऐसा मत सोचना कि आप +7 को क्रॉस करके अब जैसे ग्रुप नंबर 8 है तो मैं ग्रुप नंबर 8 पे लिख दूं +8 ऑक्सीडेशन स्टेट, फिर उसके बाद +9 आएगी और +10 और चलता ही जाएगा। ठीक है, इसके आगे क्या होगा उल्टा, जब आप +7 को रीच करोगे, +7 के बाद क्या हो रहा है, +7 के बाद अगर आप Fe2O3 को उठाते हो तो Fe2O3 में जो आयरन है इसकी मैक्सिमम ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी निकल करके आ रही है यहां पर +3। अगर आप Fe2O3 में चेक करोगे तो यहां पर आयरन की हाईएस्ट मैक्सिमम पॉसिबल स्टेट कौन सी है +3। देखो आयरन का अपने पास एक कंपाउंड होता है, या मैं बोलूं एक आयन है, ये आयन अपने पास है FeO4 2 नेगेटिव। अगर आप इस FeO4 2 नेगेटिव को चेक करोगे तो इस FeO4 2 नेगेटिव में जो आयरन है, इस आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट क्या आएगी, x - 8 = -2। x की वैल्यू कितनी आ गई यहां से +6। कितनी आ रही है यहां पर आयरन की ऑक्सीडेशन स्टेट +6। लेकिन ये जो आप आयन यहां पर देख रहे हो, ये आयन कहां पर एग्जिस्ट करता है, सिर्फ अपने एल्कलाइन मीडियम में। तो एल्कलाइन मीडियम में, या जिसको हम लोग बेसिक मीडियम कहते हैं, जब वहां पर ये आयन रिलीज होता है ना तो ये स्टेबल नहीं रहता है। अब ये खुद को क्या कर लेता है, ये खुद को आगे फर्दर डिकम्पोज कर लेता है। और किसमें डिकम्पोज कर लेता है, ठीक है, तो Fe2O3 + O2, ये Fe2O3 में जाकर के अपने आप को ज्यादा स्टेबल मानता है। तो एल्कलाइन मीडियम में आयन एग्जिस्ट जरूर करता है, बट ये जो आयन है ये स्टेबल नहीं है। क्यों, क्योंकि यहाँ पर जो आयरन है वो +6 में था, बट ये +6 में नहीं रहेगा, ये खुद को डिकम्पोज करके Fe2O3 और O2 की तरफ चला जाएगा। और Fe2O3 में जो आयरन है उसकी ऑक्सीडेशन स्टेट कितनी है यहाँ पर, ये +3 है। ठीक है, ये आपके एनसीईआरटी में ही गिवन है, एनसीईआरटी की ही लाइन है, तो उसी के अकॉर्डिंग बताया गया है आपको ये। तो पहले आपको इस पे देखो, अब आप जैसे जैसे आगे बढ़ोगे यहाँ पर कोबाल्ट का ऑक्साइड है, फिर निकल के ऑक्साइड है, कॉपर है और जिंक है। तो अब तो +3 जो है +3 भी कहीं देखने को नहीं मिलेगी, अब तो आप उससे भी नीचे आ गए हो। अगर यहाँ पर देखें तो यहाँ पर कोबाल्ट +2 में है, फिर निकल को भी देखा जाएगा तो +2, फिर कॉपर में भी यहाँ पर हाईएस्ट +2 है, और यहाँ पर जो जिंक है इसके पास भी हाईएस्ट कौन सी है +2 है। तो पहले तो ऑक्सीडेशन स्टेट्स बढ़ती चली गई, कैसे बढ़ती चली गई, मैं जैसे जैसे ग्रुप नंबर बढ़ा रहा हूं, कब तक बढ़ेगा, मैंगनीज तक बढ़ेगा, और उसके बाद फिर अचानक से कम होने लग जाएगा। ठीक है, आगे बढ़ेंगे तो मैंगनीज के बाद। तो ये रहता है अपने पास ऑक्साइड्स का यहाँ पर नेचर, जिसको आप ग्रुप के साथ अपने पास समझ सकते हो। उसी के साथ एक आयरन का अपने पास आयन है, जिसको हम लोग एक इस तरीके से एग्जांपल ले सकते हैं कि कभी अगर आपसे पूछ लिया जाए कि +6 में होता है क्या, तो होता है, बट ज्यादा देर नहीं रहेगा। ये क्या कर लेगा, डिकम्पोज होकर खुद को Fe2O3 बना लेगा। कर दो इसको, नोट कर दो। देखो अब आगे एक अपने पास एक ये रीजन भी देख लेते हैं कि क्यों जब आप मैंगनीज को क्रॉस करते हो तो मैंगनीज को क्रॉस करने के बाद जो हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स वो देखने को नहीं मिलती हैं। ठीक है, इसका मतलब है कि यहाँ पर ऑक्सीजन जो है ना, देखो ऑक्सीजन का काम है ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करना, लेकिन ऑक्सीडेशन स्टेट स्टेबल कब हो पाएगी, जब वो मेटल आपके पास टेंडेंसी रखेगा उतने इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए, मतलब 5, 6 या 7 इलेक्ट्रॉन्स को लूज करने के लिए। होता क्या है, जैसे जैसे आप पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़ते हो, मुझे बताओ एटॉमिक साइज इंक्रीज करता है अपने पास डिक्रीज करता है, अच्छा इंक्रीज करता है, डिक्रीज करता है। जैसे जैसे आप लेफ्ट टू राइट बढ़ोगे एक पीरियड में आगे तो एटॉमिक साइज क्या करने लग जाते हैं, डिक्रीज करने लग जाते हैं। अब यहां पर बीच में एक एलिमेंट पड़ा था जिसका नाम क्या था मेरे पास, मैंगनीज। तो मैंगनीज तक +7 है, लेकिन उसके बाद जो कहानी है वो अचानक से बदल गई। क्यों बदल गई होगी, मैंगनीज के बाद कौन पड़ेगा अपने पास, अगला एलिमेंट कौन होता है इसमें, आयरन। आयरन की जो कॉन्फ़िगरेशन है वो 3d6 है। फिर अगर मैं कोबाल्ट की बात करूं तो 3d7 है, और इसके बाद कौन आएगा, निकेल 3d8। तो जैसे जैसे आप आगे बढ़ते चले जा रहे हो ना, आप देखो जो आपकी डी है, ये जो डी है एक तो ये पेयर होना शुरू हो गई है, और 3d के बाद पहले 3d होती है और इसके बाहर कौन होती है मेरे पास 4s।
4s में तो सभी के कितने इलेक्ट्रॉन्स हैं? 2 इलेक्ट्रॉन्स हैं। तो जब साइज छोटा होता है ना, तो साइज छोटा तो हो रहा है, एक एक आप कदम आगे भी बढ़ते चले जा रहे हो। जब आप यहां से यहां गए तो न्यूक्लियर पूल कितना इंक्रीज हो रहा है? +1 की वैल्यू से। न्यूक्लियर पूल का मतलब होता है कि सेंटर से जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन है, और न्यूक्लियर पूल की जो वैल्यू है वो किस पे डिपेंड करती है? सेंटर से अपने पास जो अट्रैक्टिव फोर्स लगा रहा है वो कौन लगा रहा है? न्यूट्रॉन लगा रहे हैं, प्रोटॉन लगा रहे हैं? आपके पास प्रोटॉन लगा रहे हैं, मतलब जो पॉजिटिव चार्ज है वो लगा रहे हैं। तो जैसे जैसे मैं आगे बढ़ रहा हूं कि आपके पास प्रोटॉन्स नहीं बढ़ रहे, प्रोटॉन बढ़ रहा है, और प्रोटॉन बढ़ेगा तो जब मैं लेफ्ट टू राइट आगे बढ़ूंगा तो फिर क्या चीज इंक्रीज होने लग जाएगी? न्यूक्लियर चार्ज। अब न्यूक्लियर चार्ज बढ़ने लग गया, साइज छोटा होने लग गया, ठीक है। तो इलेक्ट्रॉन निकालना आपके लिए आसान है या मुश्किल है? या उस मेटल के लिए इलेक्ट्रॉन लूज करना आसान है या मुश्किल है? मुश्किल हो जाएगा। क्यों मुश्किल हो जाएगा भाई? साइज छोटा हो गया और न्यूक्लियर पूल आप स्ट्रॉन्ग करते चले जा रहे हो। ऊपर से ये जो 3D होती है, 3D अंदर है, ठीक है, 3D अंदर और 4s बाहर है। मुझे बताओ ये जो d ऑर्बिटल्स, इनका काम किस चीज का है? शील्डिंग का। इनका काम है 4s को शील्ड करे। अगर ये 4s को अच्छे से शील्ड कर देगा तो 4s के इलेक्ट्रॉन्स भी बाहर जा सकते हैं आसानी से, ठीक है। लेकिन अगर ये शील्ड नहीं कर पाएगा तो 4s पे भी क्या लगेगा? आपका प्रॉपर न्यूक्लियर पूल लगेगा, फोर्स ऑफ अट्रैक्शन लगेगा सेंटर की तरफ। और ये जो 3D है, ये 3D अपने पास अब क्योंकि पेयर होना शुरू हो गई है, साइज भी डिक्रीज कर रहा है और उसके साथ साथ न्यूक्लियर जो पूल है वो इंक्रीज हो रहा है। तो इसका मतलब अब जो आयनाइजेशन इंथैल्पी है वो क्या होने लग जाएगी? अपने पास बढ़ने लग जाएगी। तो अगर हम लोग इसको की पॉइंट्स में लिखे, क्या हुआ? जो एटॉमिक साइज है वो डिक्रीज हुआ जब हम लोग एक पीरियड में लेफ्ट टू राइट बढ़े। फिर उसके बाद दूसरी चीज क्या हुई? दूसरी चीज हुई यहां पर न्यूक्लियर चार्ज बढ़ता चला गया, ऐसे ही लेफ्ट टू राइट जाने पे। और अगर ये दोनों फैक्टर्स आ गए, अगर ये दोनों फैक्टर्स आ गए तो इनकी वजह से क्या होगा? इनकी वजह से जो आयनाइजेशन एनर्जी है वो बढ़ जाएगी या कम हो जाएगी? ये आपके पास बढ़ जाएगी। इसका मतलब है कि अब आपको जैसे जैसे आप लेफ्ट से राइट की तरफ जाते रहोगे, राइट साइड पे आपको और ज्यादा एफर्ट लगानी पड़ेगी इलेक्ट्रॉन बाहर निकालने के लिए। तो ये रीजन होते हैं कि क्यों मैंगनीज के बाद बाकी जितने आप एलिमेंट्स देख रहे हो वो उतनी हायर ऑक्सीडेशन स्टेट तक पुश नहीं कर पाते हैं, +4, +5 या +7 तक, ठीक है। मैंगनीज जो है उसके बाद आयरन को अगर आप देखोगे तो आयरन के पास कैपेबिलिटी नहीं है वो +5, +6, +7 में जा सके। तो रीजन क्या है? अपने पास छोटा एटॉमिक साइज, बढ़ता हुआ न्यूक्लियर चार्ज, और इन दोनों की वजह से क्या होगा? इन दोनों की वजह से आयोनाइजेशन एनर्जी जो है वो बढ़ने लग जाएगी। इसी कारण अब जो ऑक्सीडेशन स्टेट है, हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स, वो उतना पुश नहीं हो सकती है। cannot be achieved due to difficulty in इलेक्ट्रॉन रिमूवल, क्योंकि अब इलेक्ट्रॉन के रिमूवल में जो डिफिकल्टी है वो अपने पास बढ़ती चली जाएगी। देखो नेक्स्ट आ जाते हैं यहां पर कुछ ऑक्सोकटाइंस देखते हैं अपने पास। ऑक्सोकटाइंस जैसे वैनेडियम का एक होता है अपने पास VO2 पॉजिटिव और एक है VO2 पॉजिटिव। देखो ये मेरे पास मेटल के ऑक्साइड्स नहीं है, मेटल के ऑक्सोकटाइंस है, मतलब यहां पर ऑक्सीजन भी है और उसके साथ साथ पूरे कंपाउंड पे कैसा चार्ज है? आपके पास पॉजिटिव चार्ज है। ये जो ऑक्सोकटाइंस है, ये ऑक्सोकटाइंस एग्जिस्ट भी करते हैं और ये ऑक्सोकटाइंस अपने पास स्टेबल भी हैं। लेकिन ये किसमें स्टेबल है? एक्वस में। ये कटाइंस जो आप देख रहे हो, ये कटाइंस अपने पास एक्वस सॉल्यूशन में स्टेबल होते हैं, ठीक है। छोटी सी चीज है, यहां पर अगर आप वैनेडियम को देखोगे तो वैनेडियम की जो ऑक्सीडेशन स्टेट है वो कितनी निकल करके आएगी? अगर मैं वैनेडियम की ऑक्सीडेशन स्टेट निकालूं x - 4 = +1, तो वैल्यू कितनी आ जाएगी वैनेडियम की? यहां पर +3। और यहां पर वैनेडियम की वैल्यू कितनी आएगी? x - 2, और इधर क्या है? +2। तो यहां पर वैनेडियम किसमें आ गया? अपने पास +4 में। तो ये वैनेडियम की +3 और +4 वाली ऑक्सीडेशन स्टेट्स है, बट ये ऑक्साइड्स में नहीं है, ये किसमें है? अपने पास ऑक्सोकटाइंस में। ये ऑक्सोकटाइंस है, और किसके ऑक्सोकटाइंस है अपने पास? ये वैनेडियम के, जो कि आपके पास स्टेबल भी है, लेकिन किसके अंदर स्टेबल है? एक्वस सॉल्यूशन में। नहीं, सब नहीं। हाँ, जो यहां पर आप लोगों को बताया जा रहा है ना, सिर्फ वैनेडियम का ही रेफरेंस है एनसीईआरटी में, बाकियों का नहीं दे रखा है, तो इसलिए वैनेडियम वाला करना है, बाकी नहीं करने। औरों के रेफरेंस नहीं है आपके नोट्स में, तो नहीं है ना कोई और ऑक्सोकटाइन? यही दो है ना।
ऑक्सोकेटाइन नहीं होगा, वो तो उसके आगे +5 +6 स्टेट्स होंगी, +3 +4। नहीं, वैनेडियम ही तो है। टाइटेनियम का बस एक ही दे रखा है, TiO2 पॉजिटिव दे रखा है बस, और नहीं है। कहां पे? ये T4 मतलब टाइटेनियम की +4, टाइटेनियम की +4 आएगी ना इसमें, इस ऑक्सोकेटाइन में, TiO2 पॉजिटिव में। जैसे आपके पास ये टाइटेनियम है, टाइटेनियम का भी एक ऑक्सोकेटाइन होता है TiO2 पॉजिटिव। अगर ये TiO2 पॉजिटिव की आप बात करोगे और इसमें टाइटेनियम को देखोगे तो टाइटेनियम की ऑक्सीडेशन स्टेट देख लो, मैं एक बार बता देता हूं कैसे आएगी। X मान लेंगे, ऑक्सीजन पे चार्ज -2 होता है और ओवरऑल चार्ज कितना है मॉलिक्यूल पर, वो आयन पर मेरे पास +2, तो X की वैल्यू कितनी आ गई यहां से 4। तो यहां पर टाइटेनियम किसमें है अपने पास, +4 में। बुक्स में क्या होता है, बुक्स में आप कहीं पर भी पढ़ोगे मटेरियल्स में, उनमें जनरली ना ऐसे लिखा हुआ होता है, ये Ti लिखा होगा और Ti के आगे ऐसे लिख देंगे 4। इसका मतलब है टाइटेनियम +4। ये जो इसके आगे आप रोमन न्यूमरल देख रहे हो, ये रोमन न्यूमरल आपको बताता है ऑक्सीडेशन स्टेट के बारे में। तो कंफ्यूज मत होना, ये कोई कंपाउंड नहीं है, कहीं आप सोचो कि Ti ने IV के साथ मिलकर के कोई कंपाउंड बना दिया, ठीक है, ऐसा कुछ नहीं है। ये जो 4 है ऑक्सीडेशन स्टेट के लिए असलियत में, क्योंकि कुछ सोच लेंगे मुझे पता है, ये वही है जो आपके पास एक दिन पहले केमिस्ट्री पढ़ के जाएंगे, उन्हें लगेगा सर ने पढ़ाया नहीं TiIV, और ना सर ने Cr2 पढ़ाया हुआ, वो रोमन न्यूमरल वाला ये कौन सा कंपाउंड आ गया, वो ऑक्सीडेशन स्टेट है। ध्यान रहिए, ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहे कि इसके अंदर जो टाइटेनियम है +4 है, तो मैं उसको ऐसे लिखूंगा TiIV करके, ठीक है, ये रोमन न्यूमरल है जो कि ऑक्सीडेशन स्टेट को बता रहे। अच्छा ठीक है, अब बातें नहीं। अब यहां पर देखो आप लोग, अब एक कंपाउंड के बारे में हम लोग देख लेते हैं, Mn2O7। अगर Mn2O7 की बात करी जाए तो यहाँ पर मैंगनीज अपने पास हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट में था। क्या ऑक्सीडेशन स्टेट थी यहाँ पर मैंगनीज की, +7। स्ट्रक्चर भी देख लेते हैं, स्ट्रक्चर कैसी होती है। स्ट्रक्चर की अगर बात करी जाएगी, जो मैंगनीज है, कितने मैंगनीज लगे हैं आपके पास टोटल, 2। ये जो 2 मैंगनीज लगे हुए, इन 2 मैंगनीज को हम लोग ब्रिजिंग करते हैं, किसके साथ ब्रिजिंग करी हुई होती है इसकी, ऑक्सीजन के साथ। तो ये जो मैंगनीज है, दोनों मैंगनीज पे ये ऑक्सीजन आएगा, फिर अपने पास हर एक मैंगनीज से कुछ इस तरीके से ऑक्सीजन आपको लगी हुई दिखेगी। समझ आ रहा है कंपाउंड Mn2 और 3 3 6 और एक 7 क्या बन गया आपके पास, ये Mn2O7। यहां पर ये जो ऑक्सीजन है, अगर आप ऑक्सीजन को देखोगे तो पहला बॉन्ड सिग्मा होता है और अगला बॉन्ड कौन सा होता है, पाई। तो ऑक्सीजन क्योंकि पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन कर सकता है, इसलिए Mn2O7 जैसी चीज बनती है। लेकिन जब आपने फ्लोराइड पे चेक करा था ना, फ्लोराइड पे अगर आप लोगों को याद हो, फ्लोराइड पर मैक्सिमम कहां तक गया था, ये फ्लोराइड पर मैक्सिमम कहां तक गया था अपने पास, MnF4 तक, ठीक है। तो कहते हैं कि ये जो MnF4 है, ये ऐसा कुछ क्यों नहीं बना रहा है, ऐसा कुछ बनाने का मतलब है ये क्यों नहीं बना रहा है, Mn2F7, ठीक है। अगर ऑक्साइड के साथ Mn2O7 बन सकता है, तो फ्लोराइड के साथ भी तो Mn2F7 बन सकता है। मुझे बताओ, अगर मुझे ऐसा बनाना होता तो मैं यहां पे क्या करता, मैं ऐसे फ्लोरीन लिखता, और फिर जैसे यहां पर ऑक्सीजन ने ब्रिजिंग करी थी जो मैंगनीज की, ये फ्लोरीन भी क्या करेगी, ये फ्लोरीन भी मैंगनीज के साथ ब्रिजिंग करेगी, और फिर भाई जैसे डबल बॉन्ड खींचे, डबल बॉन्ड ही तो खींचने, और क्या करना है, ये लो बन गया। ये किसने कहा नहीं बन सकता है Mn2F7, बन तो रहा है, ब्रिजिंग भी हो रही है, लाइनें भी खींची जा रही है, जबरदस्त चल रहा है सब, है ना, क्या गलत है इसमें। फ्लोरीन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है, अगर फ्लोरीन पाई बॉन्ड नहीं बना सकता है तो वो यहीं रुक जाएगा, कहां पर रुक जाएगा, MnF4 पर। अगर आप सोचो कि मैं Mn2F7 तक आ जाऊं जैसे Mn2O7 होता है, मतलब ऑक्साइड जिसने पढ़ लिया सोचे मेरे को वैसी ज्ञान हो गया सारे हलाइड्स का, फ्लोराइड का, नहीं है। इस तरीके का कोई भी कंपाउंड आपको नहीं बनाना है, नहीं बनेगा, बिकॉज फ्लोरीन डज नॉट हैव द एबिलिटी टू फॉर्म मल्टीपल पाई बॉन्ड्स, ऑक्सीजन के पास है। तो ऑक्सीजन के पास किस चीज की अपने पास टेंडेंसी थी, पाई बॉन्ड बनाने की, पी पाई डी पाई बॉन्ड की फॉर्मेशन हो रही है, फ्लोरीन ऐसा नहीं कर सकता है, तो फ्लोरीन कैन नॉट फॉर्म पाई बॉन्ड्स। तो अगर कभी आपसे पूछ लिया जाए, कभी आपको कंफ्यूज कर दे इस क्वेश्चन में कि Mn2O7 एग्जिस्ट करता है वाइल MnF4 जो है वो हाईएस्ट रहता है, इसके ऊपर Mn2F7 नहीं है, क्यों नहीं है, बिकॉज फ्लोरीन की एबिलिटी नहीं है, किस चीज की एबिलिटी नहीं है, पाई बॉन्ड बनाने की एबिलिटी नहीं है। तो ये इस तरीके से आपको वहां पर आंसर देना है, तो चीजें आपको बिल्कुल ध्यान रखनी है। तो अगर आज के हम लोग पूरी स्टेबिलिटी के बारे में बात करें, जितना हम लोगों ने पढ़ा, हाइलाइट से लेकर के ऑक्साइड तक, स्टेबिलिटी ऑफ हायर ऑक्सीडेशन स्टेट्स,
अगर मैं बोलूं इसको मुझे निकालना है तो किन दो बातों का ध्यान रखना पड़ेगा? सबसे पहले इसके साथ जो एलिमेंट बाइंड कर रहा है वो हाईली इलेक्ट्रोनेगेटिव होना चाहिए, तो बाइंडिंग विद हाई इलेक्ट्रोनेगेटिव एलिमेंट। और दूसरी चीज क्या आएगी जिसके बारे में आज हम लोगों ने पढ़ा, जो चीज हाइलाइट्स नहीं कर सकते हैं, दूसरा क्या रहेगा यहां पर? फॉर्मेशन ऑफ मल्टीपल पाई बॉन्ड्स। ठीक है, ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने का या हायर ऑक्सीडेशन स्टेट को स्टेबल करने का काम सिर्फ इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर का नहीं है। इलेक्ट्रोनेगेटिव नेचर तो उल्टा ऑक्सीजन का कम है, किसके कंपैरिजन में? फ्लोरीन के। लेकिन उसके बाद भी +7 तक ले गया, क्यों ले जा पाया? क्योंकि दोनों चीज का सहारा ले रहा है, इलेक्ट्रोनेगेटिविटी भी अच्छी रखता है और पाई बॉन्ड भी बना सकता है, मल्टीपल बॉन्ड्स बना सकता है। फ्लोरीन के पास एबिलिटी नहीं थी ये। आई बात समझ में? चलो यहाँ पे क्वेश्चन आंसर देख लेते हैं। ठीक है, फटाफट ये है, अब इसका आंसर आप लोग दोगे, बता दो। अरे हिंदी में लिखा है, सही तो है। Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन सा है और किस ऑक्साइड में मिलता है? मैंने कहा इंग्लिश हटाई देते हैं, इंग्लिश का कोई काम ही नहीं है, क्या करना है इंग्लिश पढ़ के। ये Mn का हाईएस्ट ऑक्सीडेशन स्टेट कौन से और किस ऑक्साइड में मिलता है, बता दो जल्दी से। तो पहले वाले का आंसर हो गया Mn2O7। क्रोमियम का ऑक्सीडेशन स्टेट इन CrO3 कितना निकल करके आएगा? वैनेडियम फॉर्म विच 2 ऑक्सोकेटाइंस, कौन कौन से? देखो ये तो बहुत सिंपल है, एक बार 2 ऊपर एक बार 2 नीचे और पॉजिटिव चार्ज, VO2 पॉजिटिव और VO2 पॉजिटिव। Why doesn't Fe form oxides above +3? क्यों नहीं कर सकता है +3 के बियॉन्ड? Fe लिखा है, F नहीं, Fe आयरन +3 के ऊपर क्यों नहीं जा रहा है? छोटा साइज होने के कारण। ठीक है, एक तो वहां पे जो साइज है वो छोटा हो गया, अब आपको ज्यादा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए जो आयनाइजेशन एनर्जी और देनी पड़ेगी। ठीक है, देखो जब एक इलेक्ट्रॉन बाहर जाता है ना, एक इलेक्ट्रॉन के बाहर जाते साइजेस और छोटे हो जाते हैं। ठीक है, जैसे आप लोग जब जिम जाते हो और अपना मास लूज करते हो तो वेट कम हो जाता है, वैसे ये होते हैं, ये इलेक्ट्रॉन लूज करने पे अपना साइज कम कर लेते हैं, तो और इलेक्ट्रॉन निकालते निकालते साइज और छोटा होगा, पर न्यूक्लियर पुल थोड़ी चेंज हो जाएगा, तो इसलिए +3 के ऊपर नहीं जा पाता है, क्योंकि साइज इतने छोटे हो जाते हैं कि हाई आयनाइजेशन एनर्जी लगेगी अब चौथा इलेक्ट्रॉन निकालने के लिए। फिर व्हाट टाइप ऑफ बॉन्डिंग हेल्प्स ऑक्सीजन स्टेबलाइज मेटल्स? विच टाइप ऑफ बॉन्डिंग? P पाई D पाई बॉन्डिंग विद मेटल्स। ठीक है, ये आपका यहां पर आंसर रहेगा। ठीक है, अभी बाकी ये जो 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन आप लोगों के होमवर्क के लिए कल सूरज ने पूछे थे, तो इसका आंसर अब आप लोग दे लोगे। मैं ओरली बता देता हूं। टू व्हाट एक्सटेंट डू द इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन डिसाइड द स्टेबिलिटी ऑफ OS इन द फर्स्ट सीरीज ऑफ द ट्रांजिशन एलिमेंट्स? इलस्ट्रेट योर आंसर विद एग्जांपल। एक्सटेंट का मतलब है किस हद तक समझा सकता है। सीधी सी बात है कि सारे आंसर सिर्फ इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देख के नहीं दिए जा सकते हैं, पर उसके बाद भी कुछ ऑक्सीडेशन स्टेट्स ऐसी हैं जो कि आपके पास हाफ फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन और फुली फिल्ड कॉन्फ़िगरेशन जब बनेगी या बिगड़ेगी तो उसके बेसिस पे समझाए जा सकते हैं। एग्जांपल मैंगनीज, क्रोमियम, कॉपर, जिंक। ठीक है, वहां पर आंसर बनाए जा सकते हैं। बाकियों के लिए रीजन जैसे T3 रहता था, किसी का इलेक्ट्रोड पोटेंशियल निकल के आ गया था, वो नहीं करना है आपको, क्योंकि उन्होंने क्या बोला है, हम लोग इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन की हेल्प से क्या कर सकते हैं। तो इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन या तो हाफ होती है, फुली होती है, इसके अलावा कुछ नहीं है। फिर अगला वाला है एक्सप्लेन ब्रीफली हाउ +2 स्टेट बिकम्स मोर एंड मोर स्टेबल इन द फर्स्ट हाफ ऑफ द फर्स्ट रो ट्रांजिशन एलिमेंट्स विद इंक्रीजिंग एटॉमिक नंबर। ये कह रहे हैं +2 और स्टेबल क्यों होती चली जा रही है। तो यही खत्म होता है आज आपका ये टॉपिक। कल हम लोगों को इसमें करना है कलर्ड आयंस एंड मैग्नेटिक प्रॉपर्टीज।